स्वागतम पांडा जी हमारे स्टूडियोज में। बात यह है कि जो असमेज या असमेज साहित्य है उनके एक महारथी है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो उनके जिंदगी के कुछ हिस्से संबलपुर में कटे और उस हिस्से के बारे में दीपक पंडा जी बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ है, उससे ताल्लुकात रखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे पहले कि पांडा जी ये बताइए कि आपको बेजबरुआ में रुचि कैसे हुई। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेजबरुआ असम के थे और संबलपुर में वो बहुत ज्यादा साल बिताए थे। तो जैसे फिर लोगों का आना शुरू हुआ असम से और देखना चाहते थे कि बेजबरुआ का घर कैसा है, वो कुछ पल बिताना चाहते थे बेजबरुआ के स्मृति में। तो मेरे से कहा गया, क्या आप इनको लेके बेजबरुआ का घर दिखा सकते हैं। मैंने खुशी से हामी भरी और उनको ले जाके बेजबरुआ भवन दिखाया। मेरे को अचंभा हुआ कि एक भक्त जैसे मंदिर में करता है वैसा ही कुछ नजारा मेरे को देखने को मिला। सर झुकाए हुए, माथा टेक के अंदर घुस रहे थे गुवाहाटी से, आसाम से आए हुए लोग। उनमें साहित्यकार थे या फिर कोई नौकरी पेशा में थे, ऐसे ही हर किस्म के लोग। तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैं बोला, ये क्या है, एक आदमी भगवान बन सकता है कि लोग ऐसे नमन करते हुए घुस रहे हैं घर में। मुझे रुचि हुई और मेरा रुचि बढ़ता गया। मैं उनसे मालूम किया कि बेजबरुआ कौन थे, क्या कर रहे थे। और तब मैंने संबलपुर में काफी लोगों से संपर्क किया उनके बारे में जानने के लिए। मुझे दुख हुआ कि ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो कि बेजबरुआ के बारे में जानता हो। यहीं से मेरा जुनून शुरू हुआ। मैं बोला, बेजबरुआ जिनको भगवान के तरह मानते हैं, असम से लोग संबलपुर आ रहे हैं और संबलपुर के लोगों को मालूम नहीं। तो मेरा फर्ज ये बना कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं। असम से आए हुए उन लोगों से मैं कुछ मालूमात इकट्ठा किया। फिर मुझे चंद किताबें और मैगजीन्स मिले थे अहमिया भाषा के। मैं तो पढ़ नहीं सकता था। तो जो मेरे मित्र थे बंगाली स्क्रिप्ट पढ़ना जानते हैं, मैं उनको बैठाया, बोला तुम पढ़ो और मैं लिखते जाता हूँ। मैंने देखा कि अहमिया जो भाषा है वो बहुत मेरे लिए आसान है। वो उड़िया और संबलपुरी से बहुत मिलता जुलता है। तो मैं उसको लिखते गया और उनमें से मेरे को बहुत जानकारी हुई। मैं अपना अखबार जो है दैनिक अग्निशिखा, उसमें कई लेख लिखे। ये लोग पढ़े और लोगों को पता चलते गया कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और संबलपुर में क्या संपर्क है। बहुत सा लोग मुझे बहुत एनकरेज किए, बहुत से उत्साहित किए। तो मेरा जुनून और भी बढ़ता गया। फिर आया एक किताब। मैंने जो जितना भी इकट्ठा किया था उनके बारे में सबको उसी किताब में डाल दिया। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ताकर संबलपुर, ताकर कोथानी। और उसमें उनके बारे में एकदम बहुत तीव्र गति से, बहुत ज्यादा नहीं, कम कम उनके परिवार के बारे में। और जब वो कलकत्ता गए तब अहमिया भाषा का क्या अवस्था या क्या स्थिति था, कलकत्ता में क्या किए, संबलपुर कब आए, संबलपुर में कहाँ ठहरे। वो पहले तो किराएदार के तौर पे रहते थे, कौन सा घर में वो रहे, फिर बाद में अपनी मकान बनाई। ये सब जानकारी उसमें मैं दिया। ये अभी क्या स्थिति है बेजबरुआ भवन के बारे में, यहीं तक मैं ले गया उस किताब में। जो कि वो जो जमीन है, वो जमीन के ऊपर अभी केस चल रहा है, उस केस का स्थिति क्या है, ये सब जानकारी देने के बाद मैं उनके 6 कहानियों का जो है संबलपुरी भाषा में उसका भाषांतर किया और उसमें दिया। तब मेरे को और भी तजुर्बा हुआ और भी आश्चर्य में हो गया। मैं देखा कि उनके जो काफी सारे कहानी है, उसका कहानियों का पृष्ठभूमि संबलपुर है, वो चरित्र संबलपुर का है, घटना संबलपुर का है। तो मैं सोचा कि ये तो बहुत गौरव की बात है संबलपुर के लिए। इसमें संबलपुर को और महिमा मंडित करने का मुझे सुयोग मिल रहा है, एक गौरवान्वित होने का मुझे अवसर मिल रहा है। उस दिशा में मैं फिर काम किया और मैं लोगों को बताना शुरू किया कि देखिए, बेजबरुआ तो
उनका जन्म स्थान है असम, लेकिन उनका कर्म स्थान यानी जन्मभूमि असम तो कर्मभूमि संबलपुर है। ये बहुत अपने आप एक गौरव की बात है। लोगों को इसके बारे में काफी सारा जानकारी दिया। तो आज ये अवस्था है कि जब मैं शुरू किया था तब संबलपुर में किसी को बेजबरुआ के बारे में मालूम नहीं था। आज हर कोई, आप वहाँ एक रिक्शे वाले को भी पूछिए, बोलिए मुझे बेजबरुआ भवन ले जा सकते हो, वो ले जाएगा। और जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो तो आज ज्यादा जानकारी रखते हैं बेजबरुआ के बारे में, कोई कम कोई ज्यादा। पांडा जी, ऐसा है कि बेजबरुआ जी के जो असम में उनके जिंदगी के हिस्से कटे उसके बारे में तो हम लोगों को पता है, लेकिन आप संक्षेप में ये बताएं कि संबलपुर में बेजबरुआ के जिंदगी के जो साल कटे वहां उनके जो एक्टिविटीज रहा, उनके जो कार्यक्रम रहा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें। देखिए, 1917 से पहले बेजबरुआ कई बार संबलपुर गए थे, लेकिन 1917 ऐसा एक साल है, उसको हम बेजबरुआ साल कह सकते हैं क्योंकि संबलपुर के लिए, क्योंकि उसी साल वो अपने परिवार के साथ वहां स्थायी रहन के लिए गए थे। पहले वो जैन सेन जो वहां अधिवक्ता थे उनके घर में रुके, फिर वो किराए का मकान लिए, पुजारी हाउस और मिशन हाउस, और फिर बाद में अपना खुद का मकान बनाए। आज खुद किस्मत हम कहेंगे, सेन हाउस आज भी है, पुजारी हाउस आज भी है, मिशन हाउस आज भी है, और उसके साथ बेजबरुआ हाउस भी है। तो स्थिति कुल वही है। वो जो लिखते हैं मेरे जीवन स्मरण में, जो आत्मजीवनी है, उसमें वो संबलपुर के बारे में काफी कुछ लिखे हैं। कोई पढ़ेगा और संबलपुर जाएगा, उसके लिए बहुत आसान है, सब कुछ ज्यों के त्यों है। और संबलपुर में वो जो स्थानीय जनजीवन है उसमें वो भली भांति धुल मिल गए थे। वो एक सम्माननीय व्यक्ति वहां कहलाते थे। और फिर सबसे अहमियत बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, संबलपुर म्युनिसिपैलिटी में वो 10 साल तक काउंसिलर थे, मेंबर थे, नॉमिनेटेड मेंबर। तब आधा चुन के आते थे, आधा मनोनीत होते थे। वो मनोनीत सभ्य थे, इसलिए मनोनीत किए गए थे कि वो सम्माननीय व्यक्ति थे। वो वहां नाटक भी प्रदर्शन किए हैं। आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाटक का अनुवाद करके वहां नाटक भी किए हैं। उनके एक मित्र मंडली हुआ करता था। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे संबलपुर में, सब उनके मित्र हुआ करते थे। जितने बड़े अधिवक्ता, सब उनके मित्र थे। तो कुल मिलाकर संबलपुर के हर एक क्षेत्र में उनका पैर था। ये नाटक हो, संगीत हो, या फिर ऐसे ही खाली बैठ के बातचीत करने का हो, या फिर दूसरे क्लब का हो, सब में उनका एक पैर जरूर हुआ करता था। तो पांडा जी, अभी ये बताइए कि जो आप अभी जिक्र किए बेजबरुआ भवन के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि आज उसके हाल कैसे हैं। वो वैसे ही है आप बताएं, लेकिन उसमें होता क्या है? आज कोई और दफ्तर वहां खोल गया है, वो उसको संरक्षित किया गया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने, क्या स्थिति में है वो? ये बाकी सब तो गौरव का विषय है, दुख का विषय यही है क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है। उनके 3 मकान हुआ करते थे आसपास। एक जहां वो ऑफिस चलाते थे, दफ्तर चलाते थे, एक उनके रहने के लिए जो 12 कमरों वाला है, और उसका पीछे एक जो उनका किचन था वो अलग से था। किचन का अभी मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी 2 घर अभी भी है, लेकिन काफी जर्जर अवस्था में। और वो समय के अनुसार, समय क्रम में वो एक निजी संपत्ति बन गया था, एक व्यवसायी परिवार के। और बाद में जब सरकार ने उसको रिज्यूम करना चाहा तो फिर मुकदमा हुआ, केस हुआ, और केस में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार उसमें हार गए। वो जो बिजनेस परिवार है उनकी जीत हुई। अभी फिर भी हाईकोर्ट में है, लंबित है। और सरकार को हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि इसको कैसे भी बचाया जा सकता है। हमने असम सरकार से भी आग्रह किए हैं, ये जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति संसद के समिति के ओर से, कि सरकार को कुछ करना चाहिए। अब हम भी कोशिश में हैं, ऐसा नहीं कि खाली सरकार के ऊपर छोड़ दिए हैं, हम भी कोशिश में हैं। दूसरे लोगों का मदद भी लिए हैं कि उसको कैसे उनको मनाया जाए ताकि वो
वो जमीन को छोड़ दें। और हमारा विश्वास है कि हमारा निरंतर प्रयास से सरकार जरूर इस पे कदम लेगी और इसको हम बचा सकते हैं। पांडा जी, हमको ये जानकारी है, हमको सुनने को मिला था कि आप तो ये कह रहे कि सरकार ने कुछ स्टेप तो ले रखे थे वो उसके संरक्षण के लिए, लेकिन ये सरकार अभी सुनने को मिला है कि वहीं बिल्कुल बाजू में एक ब्रिज यानी कि पुल महानदी के ऊपर बनाने जा रहे हैं, जो पुल आके यही बेजबरुआ भवन के पास ही में वो गुजरेंगे। तो ये सुनने को मिला है कि वो बेजबरुआ भवन को सरकार ही चाहते हैं कि वो जो प्लॉट है, वो जो एरिया है, तो उसको वेकेट किया जाए ताकि वो पुल बन सके। कितने ये सच है इस पे? ऐसा है कि बेजबरुआ के जितने भी वर्णन हैं उसमें वो महानदी को काफी अहमियत दिए हैं, महानदी के बारे में काफी कुछ बताए हैं। और उनके घर के ठीक पीछे महानदी है और इसके ऊपर एक पुल बनने जा रहा है, ये सही है। लेकिन इसमें बेजबरुआ भवन का कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं है, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। दोनों जो भवनें हैं उसके बीच में वो गुजरेगा अप्रोच रोड, ब्रिज तो नहीं, ब्रिज तो थोड़ा दूर पे है महानदी के ऊपर, तो अप्रोच रोड जाएगा। और हमें ये विश्वास है कि सरकार उस अप्रोच रोड के लिए ये जमीन को जो है अधिग्रहण करेंगे। अधिग्रहण करने के बाद इस मकान का संरक्षण और भी सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि जमीन एक बार आ जाने के बाद सरकार के हाथ में, हमें विश्वास है कि उड़ीसा सरकार इसको असम सरकार को दे देगा, ताकि असम सरकार इस पे जो अपने सोच के रखे हैं कि उसमें एक साहित्य केंद्र, संस्कृति केंद्र बनाने का बेजबरुआ की स्मृति में, तो वो आसान हो जाएगा। और हम ये भी चाहते हैं कि वो जो पुल बनने जा रहा है उसका नाम भी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ पुल बने। पांडा जी, ऐसा है कि अभी हम बेजबरुआ जी के 150 साल जो एनिवर्सरी है, तो वो जन्म जयंती हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो हमें ये जानकारी है कि वहाँ संबलपुर में कुछ कुछ फंक्शंस वैसे हुए थे, तो आप बताएंगे कि वहाँ कैसे कैसे फंक्शंस वहाँ हुए? पिछले कुछ सालों से ये लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति समिति उनका जयंती उत्सव मनाते आ रहा है और उनका जन्म का 150वीं ये वर्षगांठ जो था वो भी मनाया था। बाद में फिर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि हम तो डिब्रूगढ़ में इसका पूरा साल भर का प्रोग्राम का हम शुरुआत किए हैं, इसका जो वैलिडिटरी है, कंक्लूडिंग है, वो संबलपुर में करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, गर्व की बात थी। हमने तुरंत हाँ भर दिए और दोनों मिलके ये डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति समिति दोनों मिला के संबलपुर में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किए। और उसमें संबलपुर के जितने भी गुणी व्यक्ति हैं, जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने सम्माननीय व्यक्ति हैं, सबको हमने बुलाया। और आज उसका नतीजा है कि आज जो उसमें से जो ऊर्जा निकला वो सभा से, आज संबलपुर में बेजबरुआ के जो जाके वहां जितने भी पहाड़ हैं उसमें वो लग के फिर आया है और सारा संबलपुर में आज बेजबरुआ का धुन है। काफी लोगों को जानकारी हो गया बेजबरुआ के बारे में और ये भी लोगों को पता चल गया कि बेजबरुआ के स्मृति के लिए, बेजबरुआ भवन के रखाव के लिए यहाँ कोशिश किया जा रहा है। बहुत लोग वो खुशी खुशी इसमें आगे आ चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है कि आज हम अकेले थे या चंद आदमी थे, आज हमारे साथ बहुत सा आदमी है, वो कुछ करना चाहते हैं बेजबरुआ जी के लिए। और ये बड़े खुशी की बात है उड़ीसा और आसाम के लिए कि दोनों राज्यों में एक पुल बन गया है, इनविजिबल पुल इन बिटवीन आसाम एंड संबलपुर, और पुल का नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ पुल। और आज हम सब आसाम के हमारे जितने भी भाई बहन और जितने भी हमारे सम्माननीय व्यक्ति हैं, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं संबलपुर आए और उनके नहीं, हमारे नहीं, बेजबरुआ के संबलपुर को देखें एक बार। जो बात बार बार याद आती है कि देखिए आज काम के सिलसिले में हर कोई, बहुत सा आदमी अपने जन्मभूमि से बहुत दूर दूर चले जाते हैं और एक बार चले जाने के बाद अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा, संस्कृति, ऐतिह्य, ये सब से काफी दूर चले जाते हैं, फिर वो सब पीछे छोड़ जाते हैं। बेजबरुआ जी ऐसे व्यक्ति थे, आसाम से दूर रहकर भी वो अपने मातृभूमि का सेवा किए हैं
और अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट रचना संबलपुर मिट्टी में किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। पांडा जी, आपने अभी जिक्र किया, आपने एक किताब भी लिखी है, किताब के नाम भी आपने बताए थे, तो ये बताएंगे कि उस किताब में आपने बेजबोरा जी के कौन से पहलू पे रोशनी डाली है आपने? ये हमारे एक इसमें उद्देश्य था कि लोगों को हम बताएं कि बात करके तो ज्यादा नहीं बता सकते हैं, इसलिए किताब लिखना जरूरी है। और हम कोई बड़ा नहीं, छोटी सी किताब एक ठो निकाले, उसमें हम उनके परिवार के बारे में लिखे हैं। और जब उनके कलकत्ता जब आए उस समय भाषा का क्या स्थिति था, अहमिया भाषा का क्या स्थिति था, और कैसे कैसे लोग उसमें आए थे, इसमें कोशिश में लगे थे आसाम को स्थापित करने के लिए, उस बारे में हम लिखे हैं। फिर कलकत्ता में बेजबरुआ जी ने क्या क्या किए, बाही और आसाम साहित्य साधनी सभा, वो सब के बारे में लिखे हैं। फिर संबलपुर में उनका पदार्पण, संबलपुर आना, संबलपुर में वो उनके पहला कुछ वर्ष कैसे बीता, क्या क्या किए, वो कहाँ कहाँ वो उठे बैठे, किन से मिले, कौन कौन उनके दोस्त हुए, क्या क्या कर रहे थे। फिर उनके साहित्य साधना के बारे में जो कहानियां, जिसका पृष्ठभूमि संबलपुर है, जिनके चरित्र संबलपुर के हुआ करते हैं, वो सब के बारे में हम लिखे। फिर आया उनके आखिरी दौर जो था, उनके बेटियों की शादी के बारे में, और उनके दुख दर्द, उनके जो भी आनंद, उनके जो ह्यूमर, वो सब के बारे में हमने उसमें बताए हैं। और फिर उनके घर, अभी के हालत, और जमीन का जो जायदाद का जो चल रहा है केस, उसके बारे में बताए हैं। और चंद उनके कहानी 6-7 कहानियां हैं, उनका हम उसमें ट्रांसलेशन भी दिए हैं। लोगों को वो कहानी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भले ही आसाम के थे, पर वो संबलपुर के भी उतने थे जितने वो आसाम के थे। पांडा जी, ये आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए जब पर्यटक संबलपुर पहुंचे, तो संबलपुर पर्यटन के तरफ से कब ये हमको देखने को मिलेंगे उनके पैम्फलेट्स में कि हाँ, बेजबोरा भवन भी एक पर्यटन के स्थल है? हम उम्मीद करते हैं, इसमें लगे हुए हैं। पहला हमारा जो टास्क था वो लोगों को बताना कि बेजबरुआ कोई हुआ करते थे। लोगों को तो उतना भी मालूम नहीं था, भूल गए थे लोग। तो आज अपने दादा परदादा को याद नहीं रखते हैं। तो इतने बड़े बड़े महापुरुष संबलपुर के मिट्टी में भी हुए हैं। अब उनके वंशधर अगर उनका जयंती नहीं मना रहे हैं तो लोग उनको भूल जा रहे हैं। और बेजबरुआ जी के कोई तो संबलपुर में थे नहीं या है नहीं, इसीलिए जाहिर सी बात है लोग उनको भूल गए थे। इसमें दोष देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारा ये दायित्व बना था कि हम उनको पहचान फिर दिला सकें, और आज लोग जानते हैं उनको, सर को हर कोई। ये पहला जो दौर है वो निकल गया। अब दूसरा दौर है, आप जो बोल रहे हैं कि कैसे एक पर्यटन के जो हमारे उसमें मेनू है या उसमें जो लिटरेचर है, उसमें कैसे वो आए। जाहिर सी बात है हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जरूर कई ज्यादा से ज्यादा बोलने से 1-2 साल में उम्मीद करते हैं कि वहाँ एक साहित्य संस्कृति केंद्र हम देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि वो एक पर्यटकों का आकर्षण केंद्र हो चुका है। ये सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं वो सपना जरूर सच होगा। धन्यवाद पांडा जी, आप हमारे स्टूडियो आए और बेजबरुआ जी के संबलपुर के जो जिंदगी के हिस्से थे उसके बारे में बताए। स्वागतम पांडा जी हमारे स्टूडियोज में। बात यह है कि जो असमीज या असमी साहित्य है, उनके एक महारथी है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। तो उनके जिंदगी के कुछ हिस्से संबलपुर में कटे, और उस हिस्से के बारे में दीपक पंडा जी बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ है, उससे ताल्लुकात रखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे पहले कि पांडा जी ये बताइए कि आपको बेजबरुआ में रुचि कैसे हुई? मैंने कहीं पढ़ा था कि बेजबरुआ असम के थे और संबलपुर में वो बहुत ज्यादा साल बिताए थे। तो जैसे फिर लोगों का आना शुरू हुआ असम से, और देखना चाहते थे कि बेजबरुआ का घर कैसा है। वो कुछ पल बिताना चाहते थे बेजबरुआ के स्मृति में। तो मेरे से कहा गया, क्या आप
इनको लेके बेजबरुआ का घर दिखा सकते हैं? मैंने खुशी से हामी भरी और उनको ले जाके बेजबरुआ भवन दिखाया। मेरे को अचंभा हुआ कि एक भक्त जैसे मंदिर में करता है वैसा ही कुछ नजारा मेरे को देखने को मिला। सर झुकाए हुए, माथा टेक के अंदर घुस रहे थे गुवाहाटी से, आसाम से आए हुए लोग। उनमें साहित्यकार थे या फिर कोई नौकरी पेशा में थे, ऐसे ही हर किस्म के लोग। तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैं बोला ये क्या है, एक आदमी भगवान बन सकता है कि लोग ऐसे नमन करते हुए घुस रहे हैं वो घर में। मुझे रुचि हुई और मेरा रुचि बढ़ता गया। मैं उनसे मालूम किया कि बेजबरुआ कौन थे, क्या कर रहे थे। और तब मैंने संबलपुर में काफी लोगों से संपर्क किया उनके बारे में जानने के लिए। मुझे दुख हुआ कि ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जो कि बेजबरुआ के बारे में जानता हो। यहीं से मेरा जुनून शुरू हुआ। मैं बोला बेजबरुआ जिनको भगवान के तरह मानते हैं, असम से लोग संबलपुर आ रहे हैं और संबलपुर के लोगों को मालूम नहीं। तो मेरा फर्ज ये बना कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं। असम से आए हुए उन लोगों से मैं कुछ मालूमात इकट्ठा किया। फिर मुझे चंद किताबें और मैगजीन्स मिले थे अहमिया भाषा के। मैं तो पढ़ नहीं सकता था, तो जो मेरे मित्र थे बंगाली स्क्रिप्ट पढ़ना जानते हैं, मैं उनको बैठाया, बोला तुम पढ़ो और मैं लिखते जाता हूँ। मैंने देखा कि अहमिया जो भाषा है वो बहुत मेरे लिए आसान है। वो उड़िया और संबलपुरी से बहुत मिलता जुलता है। तो मैं उसको लिखते गया और उनमें से मेरे को बहुत जानकारी हुई। मैं अपना अखबार जो है दैनिक अग्निशिखा, उसमें कई लेख लिखे। ये लोग पढ़े और लोगों को पता चलते गया कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और संबलपुर में क्या संपर्क है। बहुत सा लोग मुझे बहुत एनकरेज किए, बहुत से उत्साहित किए, तो मेरा जुनून और भी बढ़ता गया। फिर आया एक किताब। मैंने जो जितना भी इकट्ठा किया था उनके बारे में सबको उसी किताब में डाल दिया। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ताकर संबलपुर, ताकर कोथानी। और उसमें उनके बारे में एकदम बहुत तीव्र गति से, बहुत ज्यादा नहीं, कम कम उनके परिवार के बारे में। और जब वो कलकत्ता गए तब अहमिया भाषा का क्या अवस्था या क्या स्थिति था, कलकत्ता में क्या किए, संबलपुर कब आए, संबलपुर में कहाँ ठहरे वो पहले तो किराएदार के तौर पे रहते थे, कौन सा घर में वो रहे, फिर बाद में अपनी मकान बनाई। ये सब जानकारी उसमें मैं दिया। ये अभी क्या स्थिति है बेजबरुआ भवन के बारे में, यहीं तक मैं ले गया उस किताब में। जो कि वो जो जमीन है, वो जमीन के ऊपर अभी केस चल रहा है, उस केस का स्थिति क्या है, ये सब जानकारी देने के बाद मैं उनके 6 कहानियों का जो है संबलपुरी भाषा में उसका भाषांतर किया और उसमें दिया। तब मेरे को और भी तजुर्बा हुआ, और भी आश्चर्य में हो गया। मैं देखा कि उनके जो काफी सारे कहानी है, उसका कहानियों का पृष्ठभूमि संबलपुर है, वो चरित्र संबलपुर का है, घटना संबलपुर का है। तो मैं सोचा कि ये तो बहुत गौरव की बात है संबलपुर के लिए। इसमें संबलपुर को और महिमा मंडित करने का मुझे सुयोग मिल रहा है, एक गौरवान्वित होने का मुझे अवसर मिल रहा है। उस दिशा में मैं फिर काम किया और मैं लोगों को बताना शुरू किया कि देखिए बेजबरुआ तो उनका जन्म स्थान है आसाम, लेकिन उनका कर्म स्थान यानी जन्मभूमि आसाम तो कर्मभूमि संबलपुर है। ये बहुत अपने आप एक गौरव की बात है। लोगों को इसके बारे में काफी सारा जानकारी दिया। तो आज ये अवस्था है कि जब मैं शुरू किया था तब संबलपुर में किसी को बेजबरुआ के बारे में मालूम नहीं था। आज हर कोई, आप वहाँ एक रिक्शे वाले को भी पूछिए, बोलिए मुझे बेजबरुआ भवन ले जा सकते हो, वो ले जाएगा। और जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो तो आज ज्यादा जानकारी रखते हैं बेजबरुआ के बारे में, कोई कम कोई ज्यादा। पांडा जी, ऐसा है कि बेजबरुआ जी के जो असम में उनके जिंदगी के हिस्से कटे उसके बारे में तो हम लोगों को पता है, लेकिन आप संक्षेप में ये बताएं कि संबलपुर में बेजबरुआ के जिंदगी के जो साल कटे
वहां उनके जो एक्टिविटीज रहा, उनके जो कार्यक्रम रहा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें? देखिए, 1917 से पहले बेजबरुआ कई बार संबलपुर गए थे, लेकिन 1917 ऐसा एक साल है, उसको हम बेजबरुआ साल कह सकते हैं क्योंकि संबलपुर के लिए, क्योंकि उसी साल वो अपने परिवार के साथ वहां स्थायी रहन के लिए गए थे। पहले वो जैन सेन जो वहां अधिवक्ता थे उनके घर में रुके, फिर वो किराए का मकान लिए, पुजारी हाउस और मिशन हाउस, और फिर बाद में अपना खुद का मकान बनाए। आज खुद किस्मत हम कहेंगे, सेन हाउस आज भी है, पुजारी हाउस आज भी है, मिशन हाउस आज भी है, और उसके साथ बेजबरुआ हाउस भी है। तो स्थिति कुल वही है। वो जो लिखते हैं मेरे जीवन स्मरण में, जो आत्मजीवनी है, उसमें वो संबलपुर के बारे में काफी कुछ लिखे हैं। कोई पढ़ेगा और संबलपुर जाएगा, उसके लिए बहुत आसान है, सब कुछ ज्यों के त्यों है। और संबलपुर में वो जो स्थानीय जनजीवन है, उसमें वो भली भांति धुल मिल गए थे। वो एक सम्माननीय व्यक्ति वहां कहलाते थे। और फिर सबसे अहमियत बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, संबलपुर म्युनिसिपैलिटी में वो 10 साल तक काउंसिलर थे, मेंबर थे, नॉमिनेटेड मेंबर। तब आधा चुन के आते थे, आधा मनोनीत होते थे। वो मनोनीत सभ्य थे, इसलिए मनोनीत किए गए थे कि वो सम्माननीय व्यक्ति थे। वो वहां नाटक भी प्रदर्शन किए हैं। आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाटकों का अनुवाद करके वहां नाटक भी किए हैं। उनके एक मित्र मंडली हुआ करता था। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर थे संबलपुर में, सब उनके मित्र हुआ करते थे। जितने बड़े अधिवक्ता, सब उनके मित्र थे। तो कुल मिलाकर संबलपुर के हर एक क्षेत्र में उनका पैड था। ये नाटक हो, संगीत हो, या फिर ऐसे ही खाली बैठ के बातचीत करने का हो, या फिर दूसरे क्लब का हो, सब में उनका एक पैर जरूर हुआ करता था। तो पांडा जी, अभी ये बताइए कि जो आप अभी जिक्र किए बेजबरुआ भवन के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि आज उसके हाल कैसे हैं। वो वैसे ही है आप बताएं, लेकिन उसमें होता क्या है? आज कोई और दफ्तर वहां खोल गया है, वो उसको संरक्षित किया गया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने, क्या स्थिति में है वो? ये बाकी सब तो गौरव का विषय है, दुख का विषय यही है क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है। उनके 3 मकान हुआ करते थे आसपास। एक जहां वो ऑफिस चलाते थे, दफ्तर चलाते थे, एक उनके रहने के लिए जो 12 कमरों वाला है, और उसका पीछे एक जो उनका किचन था वो अलग से था। किचन का अभी मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी 2 घर अभी भी है, लेकिन काफी जर्जर अवस्था में। और वो समय के अनुसार, समय क्रम में वो एक निजी संपत्ति बन गया था, एक व्यवसायी परिवार के। और बाद में जब सरकार ने उसको रिज्यूम करना चाहा, तो फिर मुकदमा हुआ, केस हुआ, और केस में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार उसमें हार गए। वो जो बिजनेस परिवार है, उनकी जीत हुई। अभी फिर भी हाईकोर्ट में है, लंबित है। और सरकार को हम बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि इसको कैसे भी बचाया जा सकता है। हमने असम सरकार से भी आग्रह किए हैं, ये जो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति संसद के समिति के ओर से, कि सरकार को कुछ करना चाहिए। अब हम भी कोशिश में हैं, ऐसा नहीं कि खाली सरकार के ऊपर छोड़ दिए हैं, हम भी कोशिश में हैं। दूसरे लोगों का मदद भी लिए हैं कि उसको कैसे उनको मनाया जाए ताकि वो जमीन को छोड़ दें। और हमारा विश्वास है कि हमारा निरंतर प्रयास से सरकार जरूर इस पे कदम लेगी और इसको हम बचा सकते हैं। पांडा जी, हमको ये जानकारी है, हमको सुनने को मिला था कि आप तो ये कह रहे कि सरकार ने कुछ स्टेप तो ले रखे थे वो उसके संरक्षण के लिए, लेकिन ये सरकार अभी सुनने को मिला है कि वहीं बिल्कुल बाजू में एक ब्रिज यानी कि पुल महानदी के ऊपर बनाने जा रहे हैं, जो पुल आके यही बेजबरुआ भवन के पास ही में वो गुजरेंगे। तो ये सुनने को मिला है कि वो बेजबरुआ भवन को सरकार ही चाहते हैं कि वो जो प्लॉट है, वो जो एरिया है, तो उसको वेकेट किया जाए ताकि वो पुल बन सके। कितने ये सच है इसमें? ऐसा है कि बेजबरुआ के जितने भी वर्णन हैं
उसमें वो महानदी को काफी अहमियत दिए हैं, महानदी के बारे में काफी कुछ बताए हैं। और उनके घर के ठीक पीछे महानदी है और इसके ऊपर एक पुल बनने जा रहा है, ये सही है। लेकिन इसमें बेजबरुआ भवन का कुछ अनिष्ट होने वाला नहीं है, कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। दोनों जो भवनें हैं उसके बीच में वो गुजरेगा अप्रोच रोड, ब्रिज तो नहीं, ब्रिज तो थोड़ा दूर पे है महानदी के ऊपर, तो अप्रोच रोड जाएगा। और हमें ये विश्वास है कि सरकार उस अप्रोच रोड के लिए ये जमीन को जो है अधिग्रहण करेंगे। अधिग्रहण करने के बाद इस मकान का संरक्षण और भी सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि जमीन एक बार आ जाने के बाद सरकार के हाथ में, हमें विश्वास है कि उड़ीसा सरकार इसको असम सरकार को दे देगा, ताकि असम सरकार इस पे जो अपने सोच के रखे हैं कि उसमें एक साहित्य केंद्र, संस्कृति केंद्र बनाने का बेजबरुआ की स्मृति में, तो वो आसान हो जाएगा। और हम ये भी चाहते हैं कि वो जो पुल बनने जा रहा है उसका नाम भी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ पुल बने। पांडा जी, ऐसा है कि अभी हम बेजबरुआ जी के 150 साल जो एनिवर्सरी है, तो वो जन्म जयंती हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो हमें ये जानकारी है कि वहाँ संबलपुर में कुछ कुछ फंक्शंस वैसे हुए थे, तो आप बताएंगे कि वहाँ कैसे कैसे फंक्शंस वहाँ हुए? पिछले कुछ सालों से ये लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति समिति उनका जयंती उत्सव मनाते आ रहा है और उनका जन्म का 150वीं ये वर्षगांठ जो था वो भी मनाया था। बाद में फिर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि हम तो डिब्रूगढ़ में इसका पूरा साल भर का प्रोग्राम का हम शुरुआत किए हैं, इसका जो वैलिडिटरी है, कंक्लूडिंग है, वो संबलपुर में करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, गर्व की बात थी। हमने तुरंत हाँ भर दिए और दोनों मिलके ये डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति समिति दोनों मिला के संबलपुर में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किए और उसमें संबलपुर के जितने भी गुणी व्यक्ति हैं, जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने सम्माननीय व्यक्ति हैं, सबको हमने बुलाया। और आज उसका नतीजा है कि आज जो उसमें से जो ऊर्जा निकला वो सभा से, आज संबलपुर में बेजबरुआ के जो जाके वहां जितने भी पहाड़ हैं उसमें वो लग के फिर आया है और सारा संबलपुर में आज बेजबरुआ का धुन है। काफी लोगों को जानकारी हो गया बेजबरुआ के बारे में और ये भी लोगों को पता चल गया कि बेजबरुआ के स्मृति के लिए, बेजबरुआ भवन के रखाव के लिए यहाँ कोशिश किया जा रहा है। बहुत लोग वो खुशी खुशी इसमें आगे आ चुके हैं। ये बड़ी उपलब्धि है कि आज हम अकेले थे या चंद आदमी थे, आज हमारे साथ बहुत सा आदमी है, वो कुछ करना चाहते हैं बेजबरुआ जी के लिए। और ये बड़े खुशी की बात है उड़ीसा और आसाम के लिए कि दोनों राज्यों में एक पुल बन गया है, इनविजिबल पुल इन बिटवीन आसाम एंड संबलपुर, और पुल का नाम है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ पुल। और आज हम सब आसाम के हमारे जितने भी भाई बहन और जितने भी हमारे सम्माननीय व्यक्ति हैं, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं संबलपुर आए और उनके नहीं, हमारे नहीं, बेजबरुआ के संबलपुर को देखें। एक बार जो बात बार बार याद आती है कि देखिए आज काम के सिलसिले में हर कोई, बहुत सा आदमी अपने जन्मभूमि से बहुत दूर दूर चले जाते हैं और एक बार चले जाने के बाद अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा, संस्कृति, ऐतिह्य, ये सब से काफी दूर चले जाते हैं, फिर वो सब पीछे छोड़ जाते हैं। बेजबरुआ जी ऐसे व्यक्ति थे, आसाम से दूर रहकर भी वो अपने मातृभूमि का सेवा किए हैं और अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट रचना संबलपुर मिट्टी में किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। पांडा जी, आपने अभी जिक्र किया, आपने एक किताब भी लिखी है, किताब के नाम भी आपने बताए थे, तो ये बताएंगे कि उस किताब में आपने बेजबरुआ जी के कौन से पहलू पे रोशनी डाली है आपने? ये हमारे एक इसमें उद्देश्य था कि लोगों को हम बताएं कि बात करके तो ज्यादा नहीं बता सकते हैं, इसलिए किताब लिखना जरूरी है। और हम कोई बड़ा नहीं, छोटी सी किताब एक निकाले, उसमें हम उनके परिवार के बारे में लिखे हैं और जब उनके कलकत्ता जब आए उस समय भाषा का क्या स्थिति था, अहमिया भाषा का क्या स्थिति था और कैसे कैसे लोग उसमें आए थे, इसमें कोशिश में लगे थे आसाम को स्थापित करने के लिए, उस बारे में हम लिखे हैं। फिर कलकत्ता में
बेजबरुआ जी ने क्या क्या किए, बाही और असम साहित्य साधनी सभा, वो सब के बारे में लिखे हैं। फिर संबलपुर में उनका पदार्पण, संबलपुर आना, संबलपुर में वो उनके पहला कुछ वर्ष कैसे बीता, क्या क्या किए, वो कहाँ कहाँ वो उठे बैठे, किन किन से मिले, कौन कौन उनके दोस्त हुए, क्या क्या कर रहे थे, फिर उनके साहित्य साधना के बारे में जो कहानियां, जिसका पृष्ठभूमि संबलपुर है, जिनके चरित्र संबलपुर के हुआ करते हैं, वो सब के बारे में हम लिखे। फिर आया उनके आखिरी दौर जो था, उनके बेटियों की शादी के बारे में, और उनके दुख दर्द, उनके जो भी आनंद, उनके जो ह्यूमर, वो सब के बारे में हमने उसमें बताए हैं। और फिर उनके घर, अभी के हालत और जमीन का जो जायदाद का जो चल रहा है केस, उसके बारे में बताए हैं। और चंद उनके कहानी 6-7 कहानियां हैं, उनका हम उसमें ट्रांसलेशन भी दिए हैं। लोगों को वो कहानी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भले ही आसाम के थे, पर वो संबलपुर के भी उतने थे जितने वो आसाम के थे। पांडा जी, ये आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहूंगा कि मान लीजिए जब पर्यटक संबलपुर पहुंचे तो संबलपुर पर्यटन के तरफ से कब ये हमको देखने को मिलेंगे उनके पैम्फलेट्स में कि हाँ, बेजबरुआ भवन भी एक पर्यटन के स्थल है? हम उम्मीद करते हैं, इसमें लगे हुए हैं। पहला हमारा जो टास्क था वो लोगों को बताना कि बेजबरुआ कोई हुआ करते थे। लोगों को तो उतना भी मालूम नहीं था, भूल गए थे लोग। तो आज अपने दादा परदादा को याद नहीं रखते हैं। तो इतने बड़े बड़े महापुरुष संबलपुर के मिट्टी में भी हुए हैं। अब उनके वंशधर अगर उनका जयंती नहीं मना रहे हैं तो लोग उनको भूल जा रहे हैं। और बेजबरुआ जी के कोई तो संबलपुर में थे नहीं या है नहीं, इसीलिए जाहिर सी बात है लोग उनको भूल गए थे। इसमें दोष देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज हमारा ये दायित्व बना था कि हम उनको पहचान फिर दिला सकें, और आज लोग जानते हैं उनको, हर कोई। ये पहला जो दौर है वो निकल गया। अब दूसरा दौर है, आप जो बोल रहे हैं कि कैसे एक पर्यटन के जो हमारे उसमें मेनू है या उसमें जो लिटरेचर है, उसमें कैसे वो आए। जाहिर सी बात है हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जरूर कई ज्यादा से ज्यादा बोलने से 1-2 साल में उम्मीद करते हैं कि वहाँ एक साहित्य संस्कृति केंद्र हम देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि वो एक पर्यटकों का आकर्षण केंद्र हो चुका है। ये सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं वो सपना जरूर सच होगा। धन्यवाद पांडा जी, आप हमारे स्टूडियो आए और बेजबरुआ जी के संबलपुर के जो जिंदगी के हिस्से थे उसके बारे में बताए।